बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में अब आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह के पूरे कौमी मीडिया में आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और ख़ास तौर पर हज़ारा बरादरी यानी बलूचिस्तान में रहने वाले हज़ारा के जो लोग हैं वो एक मरतबा फिर दहशत गर्दों के निशाने पर हैं। और सानिया मच के मुतासरीन का अपने प्यारों की मैयतों के साथ जो है वो धरना वहाँ पे नदन बाईपास के ऊपर जारी है। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और ख़ास तौर पर हज़ारा बरादरी को क्यों टारगेट का निशाना बनाया जाता है। माजी में जब ऐसे वाक़यात हुए, क्या उनकी तहकीकात मुकम्मल हुई, किसी किस्म के लिंक्स मिले, आखिर वो कौन लोग हैं जो बार बार हज़ारा बरादरी के अफराद को टारगेट कर रहे हैं। और कभी खुदकुश हमले होते हैं, कभी उन्हें टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता है। और इससे साथ साथ जुड़े हुए दीगर सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल किस तरह पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होती है, और बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी की जा रही है नाजरीन, उसके तमाम तर लिंक्स अफ़गानिस्तान की सरजमीन के साथ जुड़े हुए हैं। दहशत गर्दों के ठिकाने वहाँ पे जहाँ उन्हें बाकायदा तरबियत दी जाती है, इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, पार्लियामेंटेरियंस की क्या पॉलिसीज़ हैं, सिक्योरिटी इदारे किस रुख के ऊपर सोच रहे हैं, और आखिर हमने बलूचिस्तान को कैसे सेफ एंड सिक्योर बनाना है। अपने पैनलिस्ट का तारफ़ करवाते चलें। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशियन जहांजेब जमाल दीनी साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं BNP के यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के। सेनेटर जहांजेब जमाल दीनी साहब, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हमें स्काइप पे ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई और सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। जनरल अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं जहांजेब जमाल दीनी साहब। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल मखदूश से मखदूश होती जा रही है और ख़ास तौर पे ये जो हज़ारा बरादरी के अफराद हैं, इन्हें मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। कुछ ये बताइए कि ये जो वाक़या मच वाला हुआ है और इससे पहले भी जो वाक़यात हुए हैं, हज़ारा को टारगेट बनाने के पीछे कौन से एलिमेंट्स हैं? शुक्रिया मोहतरम। पहली बात तो यह है कि बलूचिस्तान के नो डाउट हालात नहायत ही मखदूश हैं और इस बारे में जो है ना लम्हे फ़िक्रिया है हमारे लिए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लिए, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए उनको कंसर्न होना चाहिए। आज की हुकूमत से पहले भी ये तमाम जो है ना वाक़यात होते चले आ रहे हैं। काफ़ी लोग इनके जो है ना शहीद हुए हैं। आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि एक बम देख दो बम ब्लास्ट में 150 एक वक्त में हो गए थे। बिल्कुल एक वक्त में तो 40, 50, 19, 20, 100 ये इस तरह के जो है ना वाक़यात होते चले आ रहे हैं। और इस तरह के एहतजाज उन्होंने पहले भी किए थे, जिसमें हमारे जो है ना दैन असलम रईसानी साहब को असलम रईसानी साहब और ख़ासकर जो है ना फेडरल आपके जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब, ये तमाम वहाँ पे पहुँच चुके हैं उन्हें तसल्ली देने के लिए। अब हम चाहते हैं कि देखें ना, बुनियादी चीज़ें ये है कि कुछ अर्सा जो है ना ज़रा ये गैप के बाद ये चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। हम असल में एक काम करते हैं जिससे मैं ज़ाती तौर पर मुतमईन नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसी स्टेट, उनका काम ये है कि प्रोटेक्शन। अगर हम इतने जो है ना हमारे पास बड़े अदारे हैं, अगर हम प्रोटेक्ट अपने आवाम को नहीं कर सकते तो कमज़ोरी हम में है। अच्छा, हम इसलिए लोड शेडिंग का मैं मुखालिफ हूँ। लोड शेडिंग क्या होता है? अपने ऊपर से जो बोझ हो फौरी तौर पे हम अफगानिस्तान इंडिया पे डाल दें या जो है ना इसराइल पे डाल दें। मैं कहता हूँ हमारे पास जो है ना इस वक्त लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज नहायत ही फ़हाल हैं, उनके पास तमाम उनकी ज़रूरियात पूरी हैं। माशाल्लाह वो इस हद तक वाकिफ़ हैं कि बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के हर एक कोने के बारे में उन्हें मालूमात हैं। तो उन्हें इन सिक्योरिटी का मुकम्मल इदराक मैं बता रहा हूँ, इन पे नज़र रख लेनी चाहिए। अब उसके बाद ये कि बेसिकली ये कि तवज्जो, आया तवज्जो कौन दे? अब हम जो है ना बार बार स्ट्रेस करते रहे कि भाई आप तवज्जो दें, बट ये तवज्जो की बात ये नहीं होती। अब आप अंदाज़ा करें, कोई भी वेस्टर्न कोई एक बंदा कहीं पे गिरफ्तार हो जाता है पाकिस्तान या जो है ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया में, वो टोटल उनकी फॉरेन ऑफिस एक्टिव होकर उसे निकालने की कोशिश कर लेती है। ट्रेस कर लेती है। उसकी वजह ये कि उन्हें वो कंसर्न है अपने लोगों के बारे में। दो बातें सिर्फ लोगों, बलूचिस्तान बेसिकली ये है कि देखें ना, सबसे बड़ा सूबा है, वाइड एरिया है, उसके महरूमियाँ है, वहाँ पे मजलूमियत वहाँ पे जो ना हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, आपके पास जो है ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स की पूरी नहीं है। और फिर हमारी कोशिश ये रही है विद ए प्रोग्राम और
विदाउट ए प्रोग्राम कि हमने उसे बैकवर्ड रखा। बैकवर्ड रखने के बाद जो है लोगों में एहसास महरूमी, और साथ ही जो है ना उनकी हालत इज़हार ये है कि वो इस वक्त भी जो है ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि आप हमें कोई स्पेशल पैकेज दे के यहाँ पे डेवलपमेंटल जो है ना प्रोजेक्ट्स करवा दें। देखिए ना ये बातें तो सब कहते हैं कि बलूचिस्तान के साथ ज्यादती है जी, फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और बहुत अरसे से और कहा जा रहा अस्करी है कुव्वतें भी हमारे ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के साथ ज्यादती हुई। देखिए ज्यादती होने के बाद जो है ना हमें ये कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम उन्हें इस तरह नहत्तानी छोड़ें ताकि उससे मुस्तफीद हो या अफगानिस्तान की एजेंसीज या इंडिया की एजेंसीज या इजराइल के। अगर हम उन्हें नहत्ता छोड़ेंगे तो जाहिर है वो जो है ना किसी का जो है ना शिकार हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट कर लेनी चाहिए जो सीपैक के बाद भी नहीं हुई, आज की हुकूमत में भी नहीं हुई, माजी के हुक्मरान भी जो चाहिए था, जिस हद तक डेवलपमेंट हो जानी चाहिए थी वो कर नहीं पाए। इस वजह से वहाँ पे जो हालत इजहार है लोगों की वो निहायत ही खराब मखदूश है। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, ये फरमाइए कि यकीनी तौर पे हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है बलूचिस्तान, जिसे अक्सर हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं बलूचिस्तान इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और सलामती के इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि बलूचिस्तान की सलामती के ऊपर गहरी ना सिर्फ नज़र रखी जाए बल्कि सलामती को यकीनी बनाया जाए। बलूचिस्तान की सलामती बलूचिस्तान के अवाम की सलामती है। जब ऑलरेडी हमें यह पता है कि वहाँ पे बहुत सारे सलामती के नाम पे गैर मुल्की एजेंसियाँ खेल रही हैं और रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, हम डोजियर दे चुके हैं, सारी चीज़ें दे चुकी हैं, तो आपको आखिर क्या लगता है कि कमी कहाँ पे है बलूचिस्तान की सिक्योरिटी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये समझिए कि जैसे अभी जमालदीनी साहब बात कर रहे थे कि वहां बैकवर्डनेस है, ये ही वो चीज है जो कि दुश्मन चाहता है कि वहां रहे और ये इलाका तरक्की ना कर सके। यानी दूसरे लफ्जों में आपका सीपैक जो है वो टारगेट है और इस इलाके को लगातार डिस्टेबलाइज रखने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अमेरिका यानी CIA वो भी चाइना की वजह से वो नहीं चाहते कि ये सीपैक बने, भारत पाकिस्तान की वजह से नहीं चाहता कि यहाँ सीपैक बने, वरना तरक्की हो गई तो बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर भारत कहाँ खेल खेल सकेगा। और यही खलीजी रियासतें समझती हैं कि उनको ग्वादर अगर बन जाता है एक बहुत बड़ा शहर तो वो दुबई जाने शायद लोग कम कर दें। तो यहाँ पे तो कई प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक है, चंद दिन पहले हरनाई में जो 7 लोग मारे गए वो सिक्योरिटी के नहीं थे जी, वो सिक्योरिटी के थे। बिल्कुल। ये आज यूं बात की जा रही है जैसे इस मुल्क में 80,000 लोग जो मारे गए वो सारे हजारा थे। ऐसा नहीं है। यहां पे किसी के साथ भी कोई रियायत नहीं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है दहशतगर्दी करके खित्ते को डिस्टेबलाइज करना, और उसके अलावा अंदरूनी मुल्क सिक्योरिटी का काम भी कर रही। तो बजाय इसके कि वाकयात होते हैं तो इनको भी क्रेडिट दिया जाए कि अगर ये सिक्योरिटी ना देते तो शायद 1 नहीं 10 वाकयात होते या 100 होते, क्योंकि रोजाना बहुत सारी जगहों पे पकड़े भी जाते हैं। आप देखें कि यहाँ बलूचिस्तान में कई जगह पे रेड करके सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों को मारा भी है, टेररिस्ट को खुद भी इनकी शहादतें हुई हैं। 1.5-2 महीने पहले हमने एक डोजियर इशू किया जी। डोजियर में हमने आइडेंटिफाई किया कि अफगानिस्तान में 66 कैंप हैं जहां से भारत और NDS मिलकर ये काम कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। हमने लोकेशन नाम बताए, कुछ मुल्क से बाहर जो बैठे हुए हैं वो भी उनका आपको पता है कि बरामदाग कहां पे है और हरब्यार कहां पे है और ये जावेद मैंगल कहां पे हैं, ये लोग ये क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें मौजूद हैं। और जिन जिन लोगों ने इनका साथ छोड़ा है वो बयान बताते भी हैं। बहुत सारे लोग, डॉक्टर आप देख लीजिए कि डॉक्टर मरी जो जुमा खान मरी, उन्होंने भी तफसील बताई, कई लोगों ने बताई है, यानी जो सरेंडर करते हैं वो बता भी देते हैं। तो ये तो चीज चल रही है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुतालबे पे ये काम किया कि जनाब बॉर्डर में बाद जगहों पे मंडियां बनानी शुरू कर दी, रास्ते खोल दिए। 2 रास्ते थे, अब 6 हो गए, आने जाने की उधर से सहूलत हो गई। टेररिस्ट का भी कोई किसी न किसी बहाने वहां से निकल के आ सकता है, वो भी चीज हो गई। पहाड़ हैं बहुत बड़े वहां पे। बलूचिस्तान का इलाका जो है उसमें 93% इलाका जो है वो बी एरिया है, जहां पे ना थाने हैं ना कचहरी है, और वहां पहाड़ों में छुपने की जाने की जगह भी मौजूद हैं। तो ये भी एक इलाके का भी मसला है, बहुत वसी इलाका है। फिर आपने मिलिट्री कोर्स बंद कर दिए, सजाओं का अमल खत्म हो गया, अदालतों ने छोड़ने शुरू कर दिए। यहाँ पे आज भी ये लश्कर जंगवी का जो बलूचिस्तान चैप्टर का हेड था उसको जमानत होकर वो छूट गया। बात ये है कि आप हर तरह का गलती करते जाएं, हर तरह के घटिया और खराब काम करें और फिर ये कहें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये नहीं किया।
भाई आपने भी तो कुछ करना है कि नहीं? आपकी पार्लियामेंट में ने तो कुछ करना है ना। आप मिलिट्री कोड खत्म कर दें, अदालतें बंदे छोड़ना शुरू कर दें, तो फिर आप हमारा मुंह देखें तो मैं आपको क्या देंगे अब? ये बहुत बड़ा रैकेट है। अगर इस कौम ने अपने मामला दुरुस्त करने हैं तो फिर किसी एक के कंधे पे इल्जाम डालने की बजाय इन मामलात का बैठ के दें, तजलिया करें। आज जो सूरत हाल पैदा हुई है ये इस गवर्नमेंट की वजह से है कि आप पहले दिन अगर प्राइम मिनिस्टर चले जाते तो ये तमाशा ना लगता। ये एक हजारा कम्युनिटी, एक छोटी कम्युनिटी है, इनके 500 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और ये बेचारे शक्लों से पहचाने जाते हैं जिसकी वजह से आसानी से टारगेट बन जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई 4 आदमी ये फैसला कर लें तो जाके चक झुमरा में जाके काम करेंगे, तो क्या चक झुमरा में उनके साथ कोई जाएगा वहां पे सिक्योरिटी देने के लिए? ये हुकूमत ने बैठ के यहां पॉलिसी बनानी है कि इनको सिक्योरिटी देने के लिए क्या सिक्योर इंतजाम हो ताकि इनका रोजगार वहां पे हो। अगर इन्होंने मच में कानों में जाके काम करना है तो उसकी बजाय इनको हो सकता है कि शमलांग में काम करवाया जाए जहां आपकी सिक्योरिटी मौजूद हो। तो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, अगर आज प्राइम मिनिस्टर होते वहां पे तो उनसे तजावीज लेते और उनको साथ एक सिक्योर अरेंजमेंट, क्योंकि रोजगार के लिए तो लोगों ने निकलना है। जी बिल्कुल। लेकिन उनको जनरल रोजगार साहब यहाँ पर लेते दे देंगे तो वो क्यों जाएंगे दाएं पर? जी जनरल साहब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत पे फिर हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो सेनेटर जहांजेब जमाल दीनी साहब से पूछेंगे कि पार्लियामेंट का क्या रोल है। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। और हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, जहाँ पर मुसलसल हज़ारा कम्युनिटी के अफराद को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल, वहाँ के रहने वालों की सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। सेनेटर जहांजेब जमाल दीनी साहब, जनरल अमजद शुएब साहब कह रहे हैं कि ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस, फ़ौज, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपने तय सब कुछ कर रही है, लेकिन बहुत सारा काम पाकिस्तान की पार्लियामेंट का भी है। पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंटेरियंस ने हुकूमत को डायरेक्शन देनी है, तजावीज़ देनी है, सिफारिशात बनानी है, लेकिन पार्लियामेंट क्या आप समझ रहे हैं कि इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रही है? फ़ौजी अदालतों में तोसी की बात होती है तो नो कर दिया जाता है, तो फिर दहशत गर्दों को सजाएं कैसे मिलेंगी? पहली बात तो ये है कि अगर तमाम दुनिया में आप देख लें जितने भी ममालिक के जमहूरी ममालिक हैं, वहाँ पे जो है ना डिसीजन बेसिकली जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स नहीं करते। आपकी कोर्ट कचहरी एग्जिस्टिंग है, इन्हें आप जो है ना रिफॉर्म करवा के, इन्हें कुछ बेहतर सहूलियात दे के, इन्हें कुछ ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड सॉर्ट ऑफ मटेरियल एंड प्रोविजन दे के उनसे ही काम लेना होता है। अब ये नहीं होता है कि दुनिया में कहीं पे भी जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स ही मसलों को हल निकालें। ठीक है, स्पीडी ट्रायल के यस, मिलिट्री कोर्ट्स, यस, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मिलिट्री पीपल। बिल्कुल वो अपना कर जो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज जो है ना कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, लेकिन मुकम्मल कर नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ को। अब रही पार्लियामेंट की बात, देखिए ना पार्लियामेंट में इस वक्त जो मैं खुद पार्लियामेंटेरियन की हैसियत में मैं बताऊं कि इन तमाम सब्जेक्ट्स में हम यहाँ पे 6 साल से बाकायदगी से हम रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिबेट हो चुका, मोशंस पास हो चुके हैं, रिकमेंडेशन जा चुकी है। कमेटी ऑफ द ओल्ड के तवसुस से पुलिस रिफॉर्म्स की हमने बात की थी, कमेटी ऑफ ओल्ड के तवसुस से जो है ना ईजी एंड स्विफ्ट जस्टिस की हमने बात की थी, और बहुत सारे जो है इस तरह के सब्जेक्ट हमने पेश किए थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है अमल दरामद करने वाले कौन हो? पिछले हुक्मरानों ने इस पे अमल दरामद नहीं की और मौजूदा हुक्मरान डबल इस पे अमल दरामद करने से कासिर हैं। अब सवाल मतलब आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल मसला ये है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, पहली बात तो यह है कि यहाँ पे हमारे मिजाज में यह है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती कोई हैसियत ही नहीं रखती। भाई ट्राइकोटोमी ऑफ पावर में ये डिसीजन हो चुकी है कि भाई आपके पास पार्लियामेंट है, आपके पास जुडिशरी है, आपके पास इंतजामिया है। अगर इन तमाम को जो है ना अपने डोमेन में काम करके जो है ना सब्जेक्ट को आगे लेके
लेके जाएं तो ये तमाम मसाइल हल होने के करीब पहुंचेंगे, और एक दिन में नहीं, क्योंकि जो खराबियां पहला दी जा चुकी हैं या फैल चुकी हैं या हमारी कोताहियों की वजह से, गलतियों की वजह से हमने सिस्टम को ही डिस्टर्ब किया हुआ है, तो इसे ठीक करने की खातिर इट विल टेक हेल ऑफ टाइम, और ये चीजें जो है ना परपिचुएट हो। डेमोक्रेसी पे जो है ना कोई इस तरह की कदगन ना हो, पाबंदी ना हो, निहायत ही न्यूट्रली मैंडेट लोग, जिसको भी मैंडेट मिले उसकी रिस्पेक्ट की जाए। जनरल अमजद शोएब साहब, इनका कहना है कि इस वक्त कंट्रोल जी, मैं सिर्फ वही मैं उसी पे बात करने लगा था। देखिए, मैं पता नहीं उस वक्त जमालदीनी कहाँ थे या कैसे, मैं 93 से 95 तक वहां पे जीओसी रहा हूं कोयटा का। 93 के इलेक्शन मैंने करवाए थे वहां पे, और आप ये देखिए कि इतने फेयर इलेक्शन, उसमें बेनजीर इलेक्ट हुई थी फाइनली। यहाँ पे जुल्फकार मक्सी की गवर्नमेंट थी जिसको खत्म किया गया, और उसके बड़ी बाद स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, जुल्फिकार मक्सी की बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी वहां पे। बिल्कुल, मैं एक चीज बताऊं, जब ये इलेक्शन होने लगे तो वहां पे जुल्फकार मक्सी के ऊपर जल मक्सी में अटैक हुआ, बिल्कुल, बड़ा हमला हुआ, वाकया है। मारे गए, 14 लोग मारे गए, और ये 29-30 गाड़ियां जला दी गई। तो जब चेक किया तो पता लगा कि वो उनमें से 29-30 गाड़ियों में से तकरीबन कोई 26-27 गाड़ियां सरकारी थी जो वो ले गए हुए थे। और ये आप ज़हन में रखिए कि बलोचिस्तान में बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए, मैं उसका गवाह हूं, मैं उसको जीओसी था वहां पे, मैंने मैनेजमेंट वहां पे की। लेकिन मुश्किल ये है कि इलेक्ट होके ही सरदार आते हैं, इलेक्ट होके वही बासर लोग आते हैं, क्योंकि उनका असर रसूख है वहां पे, और फिर पैसा। मैं आपको एक और चीज बताऊं, उससे पहले नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इस इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब वहां पे आए और उन्होंने मीटिंग की गवर्नर हाउस में। गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, सारे ये जितने भी पार्लियामेंट, ये असेंबली में मेंबर्स वगैरह थे, सबको इकट्ठा किया हुआ था, और वहां पे उन्होंने कहा जी मुझे बताएं आपको कोई मसला मसाइल। नवाज शरीफ साहब ने पूछा, तो उन्होंने कहा जी हमें पैसा और दें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने तो अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले 500 मिलियन रुपया जो है वो आपको रिलीज करवा के दिया है। तो चुप थे लोग। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी तरह के मुताबिक आप सब ने पजेरो गाड़ियां खरीदनी है उस पैसे की। यकीन करें मेरी मौजूदगी में ये असेंबली के मेंबर्स ने उनको जवाब दिया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, ये गाड़ियां भी तो जरूरी है हमारे लिए। ये मैं आपको लिख के देता हूं कि जब तक असेंबली के मेंबर अपने अंदर नहीं झांकेंगे, पैसा जितना जाता है वो इतना नाकाफी नहीं है कि उसमें वहां पर काम नहीं हो सकता, पैसा जाया जाता है बड़ा। ये मैं आपको आंखों देकर बता रहा हूं। नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, और इलेक्शन जो उनके जाने के बाद मैंने करवाए वहां। जी बिल्कुल। जावेद जमालदीनी साहब, क्या अरकान असेंबली के का सिर्फ रोल फकत पराडोज और अपने अकाउंट्स भरने, अपनी खाली जाती तरक्की करनी, अवाम जिसे कहते हैं द पीपल आर द पब्लिक एट द मर्सी ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह अलमाइटी के सुपुर्द है, किसी हद तक जिसे कहते हैं सुपुर्द खुदा है। मैं किसी हद तक जनरल साहब की इस बात की तायीद करूंगा और करता रहूंगा। उसकी वजह मैं बताऊं कि बलूचिस्तान में 18th अमेंडमेंट के बाद काफ़ी पैसे वहाँ पे जा रहे हैं जी। अब तो जब पैसे जा रहे हैं, अगर पैसे आवाम तक नहीं पहुंचे, ग्राउंड पे वो अगर दिखे नहीं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ, वो ट्रिकल की जरूरत ही नहीं है। ट्रिकल तो उस वक्त होती है कि भाई कहीं पे कोई एक ताली भर जाए, उसके बाद जो है ना कुछ गरीबों के लिए बचे नहीं। ट्रिकल है यहाँ पे जो है ना बलूचिस्तान में बेसिकली, मैं इसलिए कहता हूँ कंट्रोल डेमोक्रेसी अगर ना हो, बलूचिस्तान के फंड्स बेसिकली ब्लैक ओल में जाती हैं, ग्राउंड पे वो दिखती नहीं है। जब फंड्स ब्लैक ओल में जाएंगे तो या इन द शेप ऑफ पराडो होंगे या दूसरी शेप में वो यूटिलाइज होंगी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ द बेस्ट वे ये होगा कि अगर आपके दौर में मुमकिन है, जनरल साहब काबिल कदर आदमी हैं, कि आपके दौर में मुमकिन है इलेक्शन निहायती बेहतर तरीके से हुए होंगे, लेकिन एज ए होल जनरल साहब आप इसे निहायत ही न्यूट्रली आराम से स्टडी करके देख लें कि इस वक्त या इससे पहले जो बंदे वहां पे इलेक्ट होते हैं 60-65%, कुछ उनके कबायली एड है, बैकग्राउंड तो है ना उनका, कबायली एड है, वो तो जीत लेते हैं, अपनी सीटें वो ले जाते हैं। लेकिन अदरवाइज जो सीटें वहां पे जो है चुनी जाती हैं या उन्हें लाया जाता है, उसमें कुछ हमारी गलतियां शामिल हैं। जनरल अमजद शोएब साहब, चूंकि आज का हमारा ख़ास मौजू बलूचिस्तान की सिक्योरिटी है, ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल ग्रे एरियाज़ हैं, अरकान असम्बली के मामलात हैं, गवर्नेंस के मामलात हैं, लेकिन क्या वजह है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल कभी भी टॉप प्रायोरिटी आप समझते नहीं हैं कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इशू है, यानी होम ऑफिस और सिक्योरिटी के इशूज़ जो हैं वो प्रोविंशियल मैटर है।
तो आप वहाँ पे पोस्टेड भी रहे, वहाँ पे एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग, बड़ी सीनियर पोजीशन होती है, कमांडर सदर्न कमांड को रिपोर्ट करते हैं। तो आपके क्या ख्याल में कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करना, उस हवाले से अगर ग्रे एरियाज हैं, फौज को बताना, प्रोविंशियल सिविलियन अदारों को बताना, फेडरल गवर्नमेंट को बर वक्त बताना, तो आप क्या समझते हैं होम ऑफिस वहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए, बात यह है कि सिक्योरिटी के लोगों ने भी, पुलिस की आप बात कर लें, उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारी उन लोगों की शहादतें हुई हैं। ये एक जंग है जो कि टेररिज्म के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। और ये भी आप जेहन में रखिए कि आप जैसे मुल्क के जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, जबकि CIA, इंडिया रॉ, NDS और गल्फ स्टेट्स जो कि आज CPEC के खिलाफ लगी हुई हैं, इनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। सो एक मैच है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपको प्रॉब्लम है, जैसे PTM थी, PTM ने कहना शुरू कर दिया कि जी चेक पोस्टें उठाएं, क्योंकि चेक पोस्टें जो है उनकी वजह से हमारी बेइज्जती होती है। भाई, चेक पोस्टें आपके तहफ्फुज़ के लिए हैं, अब आपने आधे से ज्यादा चेक पोस्टें लपेट दी, क्यों? ये बड़ा अजीब सा किस्सा है कि यहां पे सिक्योरिटी देने वाले जो हैं, उनकी अपनी जो सोच है, जो वो प्लान करते हैं वो नहीं। आप कहते हैं मेरी मर्जी के मुताबिक करो काम। अब आप तो सिक्योरिटी के माहिर नहीं है, लेकिन चूंकि आपके ताल्लुकात हैं, आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के बिहाफ पे, क्योंकि वहां से टेररिस्ट भेजने में उनको दिक्कत हो रही है और आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी चेक पोस्टें वो हटा दी जाएं। फिर आप ये देख लें कि ये जो प्रेशर आना शुरू हो गया और आप लरो बर यो अफगान और इस तरह की बातें, आपने अफगानिस्तान के साथ नरम रवैया रखा हुआ है। वो 66 कैंप खत्म कराने के लिए क्यों नहीं बात होती पहले? लेकिन आप उनकी वो बात तो करते नहीं, उल्टा उनके वो रास्ते खोलने और ये चक्कर शुरू हो जाता है कि जनाब इनकी ट्रेड बहाल कर दें क्योंकि वो मुतालबा कर रहे हैं। ये बहुत सारे और इश्यूज हैं जिनकी वजह से आपके सिक्योरिटी सेटअप के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। ये बैठ के, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में बैठ के ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए। पार्लियामेंट में ये ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मौलाना ताब रहमान तकरीर करते हैं, ये जी ये जनरल हैं जो ये दहशतगर्दी करा रहे हैं, वो अपनी जानें खुद देने के लिए जा रहे हैं वहां पे कि मरे हम भी। ये लोग भी, इनके भी गिरबान पकड़े जाने चाहिए। और पार्लियामेंट को फाल करना ये इन्हीं लोगों का काम है। बात यह है कि पार्लियामेंट को बेतौकीर भी ये खुद करते हैं, ये पार्लियामेंट को इस्तेमाल नहीं करते। कोई हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के पास अपनी चीजें लेके नहीं जाती। फॉरेन पॉलिसी का इशू है। आप सोच लीजिए कि पहली दफा यमन के मामले में पार्लियामेंट ने फैसला किया कि हमने फौज नहीं भेजी। किसी ने चैलेंज किया? इससे पहले जरदारी साहब के दौर में पार्लियामेंट ने फैसला किया कि जनाब अमेरिकन फोर्सेस को यहां से सप्लाईज नहीं जाएंगे, बंद कर दे रास्ते। किसी ने कुछ किया? आपको कोई उंगली नहीं लगा सका। ये वो चीज स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट की जो समझनी चाहिए हम सबको। लेकिन हुकूमतें पार्लियामेंट को इस्तेमाल ही नहीं करती। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का रोल हमें इसे समझना होगा, और जो फैसले पार्लियामेंट करती है यकीनी तौर पे फिर किसी इदारे की मजाल नहीं कि वो पार्लियामेंट के किए हुए फैसले के ऊपर कोई उंगली उठाए या उसे क्वेश्चन करे। इस नुक्ते पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद नाजरीन आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम 10 तक में एक मरतबा फिर खुश आमदेद, और हम प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ज़रा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मुफस्सल नज़र डालेंगे कि क्या सिक्योरिटी का प्लान बलूचिस्तान के लिए बन सकता है। कीपिंग इन व्यू तमाम तर जो बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियाँ हैं वो बलूचिस्तान के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और जब भी दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं उसका कोई सुराग नहीं मिलता। जी सेनेटर जहांजेब जमाल दीनी साहब, पे दर पे वाक़यात हुए, और जिसने जनरल अमजद शुएब साहब ने भी कहा है कि बलूचिस्तान में फ़कत हज़ारा नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेज, उसके साथ OGDCL के वर्कर्स, उसके साथ टूरिस्ट पे हमले हुए, कोई बलूचिस्तान में शोबा ऐसा नहीं, मकतबा ज़िंदगी जिसको अटैक ना किया गया हो। अब सवाल ये है कि अगेन रोल आता है फेडरल गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट ने बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से कोई मौसर ठोस तजावीज़ दी किसी जामे सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए? दी मोहतरम,
बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये नहायत ही अहम है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे जो है ना हमारे पुलिस ने कुर्बानियाँ नहीं दी, सिक्योरिटी forces एजेंसी ने ने दी। कुर्बानी नहीं, नो डाउट उनकी बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। लेकिन जब देखें ना, मैं कंसर्न हूँ कोई भी निहत्ता, अब मेरा जो है ना सिक्योरिटी एजेंसी वाला अगर कहीं पे जो है ना शहीद हो जाता है, मैं कंसर्न हूँ। अवाम में से कोई शहीद होता है, मैं कंसर्न हूँ। नाजायज़ या गलती से कोई शहीद हो जाता है, मैं कंसर्न हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे इंसाफ के तकाजे पूरे कर लेने चाहिए। एक नफरत बनी हुई है, देखिए ना, मैं आपको बताऊँ, इसे क्लियर होना चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसीज और अवाम में एक नफरत, उसकी जो ना क्लीवेज कुछ ज़्यादा ही वाइड होती चली जा रही है। ये कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में फासले बढ़ गए। फासले बढ़ रहे हैं। इस फासलों को जो ना ख़त्म करने के तरीक़ेकार हैं। आपने वहाँ पे जो ना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड खासकर जो ना वेलफेयर को इस तरह के इकदाम उठाने हैं कि लोगों में जो ना आसूदगी आए, वो एहसास महरूमी खत्म हो। अब एहसास महरूमी ख़त्म हो, अपने वसाइल से मुस्तफ़ीद हों, ताकि वो जिस जगह पे बैठे हैं उसे जैसे कि सन ऑफ सॉयल हैं, वो उसके लिए कुर्बानी देने के लिए खुद तैयार हो। अब मैं आपको ये वहाँ पे बताऊँ, आपके जो ना हम जितने भी पॉलिसियाँ बनाते हैं उस पॉलिसी पे अजीब सी बात होती है। अब देखें, हम कहते हैं कि भाई सिक्योरिटीज़ ओके, सिक्योरिटी आप करवा दें, चलें भाई आपने बॉर्डर्स पे फेंसेस लगवा दें, समझ आने वाली चीज़ है। अब ग्वादर में जो है ना, ग्वादर को जो है ना चिड़ियाघर बनाने की क्या ज़रूरत थी भाई? अगर आपके पास जो है ना वहाँ पे सिक्योरिटी लाजम थी और आपने उसे जो है ना, आपके पास लेटेस्ट जो है ना इक्विपमेंट्स हैं, आप कैमरे लगवा देते, कैमरों से आराम से आप अपनी नज़र रखवा लेते जो भी जो है ना कल्प्रिट्स थे या जो है ना कोई इस तरह की जो है ना दहशतगर्द थे। अब मैं ये कह सकता हूँ कि रेड जोन पे भी इसी तरह की जो है ना बाढ़ लगवा दें। लेकिन ये अजीब सी चीज़ें, नफरतें बढ़ाने के लिए जो है ना अजीब से फैसले करते हैं। और जो हमारे बंदे इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं, उनको फैसले करने की मुझे नहीं पता सलाहियत या तो नहीं, या उन्हें समझाने वाले बंदे नहीं, या उनके जो है ना मिनिस्ट्रियल स्टफ में ये जाननी कि मुझे मसलों को हल कैसे करवाना है। अब बलूचिस्तान के मसला सिंपल पॉलिटिकल मसला है, उसे हल करने के बेहतरीन तरीके हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज, अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की जो है इंतज़ामिया, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट एक पेज पे हो, ये तमाम बलूचिस्तान के मसले को प्रायोरिटी दे के उसे डिस्ट्रैक्ट करवा दें इंटरनेशनल कम्युनिटी से, परपिट्रेटर से, और जो यहाँ पे मुदाखलत करने वाले हैं उनके रास्ते बंद करवा दें। हम खुद पॉलिटिकली उसके साथ हैं। जनरल साहब, इनका नुक्ता नज़र है कि जमहूरी अंदाज में बात की जाए, फौज, सिक्योरिटी दारों, पार्लियामेंट, हुकूमत, इन सब को एक पेज के ऊपर होना चाहिए। आप कोयटा में पोस्टेड भी रहे एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग, तो क्या आप समझते हैं तमाम इदारे बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से एक पेज के ऊपर हैं? अगर एक पेज के ऊपर हैं तो आज फिर हज़ारा बरादरी को क्यों टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है? दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं? हमारे तमाम इदारे एक पेज पे हैं। जी, मैंने पहले भी ये कहा कि हज़ारा बरादरी अकेले नहीं जो इसमें सफर किया, उन बेचारों का सिर्फ मसला ये है कि वो अपने नकूश से पहचाने जा रहे हैं तो टारगेट। लेकिन असल हकीकत यही है कि हर किसी का, क्या ईसाइयों के चर्चों के ऊपर हमले नहीं हुए जी, कादियानियों के हमले हुए? ये दुश्मन की एक चाल होती है कि वो आपके अंदर मल्टीफेरियस जो आपकी फॉल्ट लाइंस हैं उनको वो एक्टिवेट करना चाहता है। उसमें ये फिरकावारियत भी हो सकती है, लिसानियत भी हो जाती है, सुबाइयत भी होती है। ये हमें समझना चाहिए, हमें उनका अलाकार नहीं बनना चाहिए। हमें सोचना उस अंदाज से चाहिए कि दुश्मन की प्लान क्या है और उसको हमने तोड़ना कैसे है, निगेट कैसे करना। दूसरी बात जो है, मैं ये यहां बैठ के मैं कतई नहीं कह सकता कि सारे अदारे वहां पे एक पेज में है, क्योंकि मैं अब उस सेटअप का हिस्सा नहीं हूं वहां पे, और मुझे ये नहीं पता। तो जो जमालदीनी बात कर रहे हैं हो सकता है दुरुस्त हो, क्योंकि ये वहां पे मौजूद हैं। तो मैं उस, लेकिन मेरी जो अब इनसे इल्तमास है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर आपको कोई शक है, तो आप कहते हैं कि जी इलेक्शंस में इन्होंने आर्मी ने या किसी ने कोई इंटरफियरेंस की, तो ये ट्रंप की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। कोई शवाहिद लेके आए, आप मुतालबा कर लें कि जी जुडिशियल कमीशन बन जाए जो इस किस्से की इन्वेस्टिगेशन करते। ये किसी महज़ब अदारे में, महज़ब मुल्क में, महज़ब सोसाइटी में ये नहीं हो सकता कि चूंकि मैं कहता हूं कि ये काम गलत हुआ है, ये इलेक्शन रिग थे, लिहाजा आप सबको मानना होगा। ये तो नहीं हो सकता। आपके पास कानूनी रस्ते थे, आपने वो अडॉप्ट नहीं किए। एक पेज पे लाने के लिए आखिर कोई तरीकाकार तो होगा ना। ये तो नहीं कि आप एक अदारे के ऊपर जो जाने दे रहे हैं, जिनकी कुर्बानियां आज सबसे ज्यादा हैं। अगर आप 80,000 लोगों में शहादतें देखें और अपाहज हुए देखें, तो सबसे ज्यादा आर्मी के लोग जो यहाँ MH यहाँ पे है, इराक जाके वहां पे कोई देखे रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो सैकड़ों के हिसाब से फौजी हैं जिनकी टांगे और बाजू जा चुके हैं, जिनको आर्मी रेस्टोर करने के लिए मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है कि उनकी जिंदगियां बहाल हों। कभी देखा है किसी ने जाके?
अब मैं शिकवा करूं, हजारे कर रहे हैं, मैं शिकवा करूं कि जनाब फौज आपके लिए तहफ्फुज करती है, आज दिन तक कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने जाके देखा ही नहीं कि उन बेचारों की जिंदगियां कैसे गुजरी हैं जो लूले लंगड़े हो गए यहाँ पे। उनको फौज कैसे मेहनत कर रही है कि वो बहाल हो जाए किसी तरह मसनूई अदा लगा के कुछ और। ये चीजें एक जगह आप बैठ के खुद बात करें और बेतौकीर करना अपने ही शोहदा को, ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी ज्यादती है। स्टेज पे खड़े होकर तकरीर का आपको हक मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह जिस पे जी चाहे उंगली उठा दें, पगड़ी उछाल दें। आपको चाहिए कि शवाहिद लेके आए और शवाहिद लेके यह मुतालबा कर लें कि जनाब आप जुडिशल कमीशन बनाएं, वो तहकीक करे, जिसके पास जो शवाहिद है वो लेके चला जाए, तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। यहां इनको सोचना चाहिए कि ये जो आज तहरीक चल रही है उसमें मौलाना मुखलिस ने, मौलाना ने पहले दिन कहा था कि हलफ मत उठाएं। क्या उस वक्त ये हुकूमत जो थी वो सिलेक्टेड हो चुकी हुई थी? क्या उस वक्त ये हुकूमत जो है वो निकम्मी थी, नालायक थी, परफॉर्म नहीं कर सकी थी? उस वक्त तो हुकूमत ने हलफ ही नहीं उठाया हुआ था। मौलाना तो पहले दिन सिस्टम को तहस नहस करने में उनका इंटरेस्ट था, फिर उन्होंने नहीं माना, फिर मौलाना धरना लेके आगे बढ़। मौलाना इस किस्से में बिल्कुल एक मुख्तलिफ रास्ते पे चले हुए हैं, बाकी सारे चढ़ गए उनकी गाड़ी में। ये समझना चाहिए कि आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो रास्ता आपने इख्तियार किया हुआ है। आप इंसाफ का रास्ता नहीं, अदालत आप मांगे, इनसे हुकूमत से मुतालबा करें कि जनाब जुडिशियल कमीशन बनाए। जब इमरान खान ने धरना किया था तो आखिर जुडिशियल कमीशन ही बना था ना, फिर मामला ठंडे हो गए। क्यों नहीं मुतालबा करते? ये जुडिशियल कमीशन बने, अदालतें फैसला कर, जुडिशियल कमीशन फैसला कर देगा कि वाकई हुआ या नहीं, और अगर हुई है, किसी ने की हुई है, तो उसको सजा होनी चाहिए जी। ये अमल तकमील तक पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल जनाब साहब, बिल्कुल इसी नुक्ते पे आगे जाज़ेब जमाल दीनी साहब ये बताइए कि आखिर चूंकि फोकस हमारा खास तौर पे हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर है, चूंकि पे दर पे वाक़यात कोयटा में उनके ऊपर होते हैं जिसकी वजह से पूरे सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल डिस्टर्ब होती है। वे फॉरवर्ड क्या ख़ास तौर पे हज़ारा कम्युनिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, नंबर 1, और नंबर 2 इस वक्त जो धरना जिस तरीके से जारी है इसका क्या एंड होगा? चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब की अभी तक आने की तो इत्तलात नहीं है। बड़ी सिंपल सी है, मेरे ख्याल में ये कॉम्प्लिकेटेड मसला है नहीं। पहली बात तो ये कि जनरल साहब ने कहा कि जुडिशियल कमीशन बननी चाहिए। जुडिशियल कमीशन जो है ना, सबूत बिल्कुल मौजूद हैं। जुडिशियल कमीशन स्टेट का काम है, जुडिशियल कमीशन बनाना, मैं नहीं बना सकता। बिल्कुल। अब रही बात हज़ारा कम्युनिटी की, हज़ारा कम्युनिटी मजलूम तरीन जो है कम्युनिटी है, कौम है इस वक्त जो है ना हमारे बलूचिस्तान में, जिसके साथ तवातर के साथ ये ज़्यादतियाँ होती चली आ रही हैं। और मेरे ख्याल में जो ना हमें टोटल स्टेट को पहले ही दिन हमारे जो ना प्राइम मिनिस्टर साहब को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था और वहाँ पे मीटिंग करके उनसे मुलाकात करके निहायत एहतराम से उनकी तदफीन करवा लेते और उसके बाद जो है मीटिंग करवा के ये जितनी भी जो थ्रेट्स हैं या कभी जो है ना पेंडिंग थ्रेट्स हैं उनको जो है अवॉइड करने के लिए उनसे बातचीत करते। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं जाके वहाँ पे उन्हें जो है ना कुछ पैसे दे के कुछ तसल्लियाँ दे के उसे मैं कन्विंस कर लेता हूँ कि भाई आप जो है ना इनको इनकी तदफीन करवा दें, लेकिन अल्लाह खैर करे। लेकिन मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म, अब लॉन्ग टर्म में अगर कमिटमेंट हो, किसकी कमिटमेंट हो? कमिटमेंट हमारे जो है ना लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की हो, गवर्नमेंट की हो, जुडिशरी इस पे नजर रखे, पॉलिटिकल लीडर इस पे जो है ना कुछ एक्टिव हो, तो एंड मिजाज बनी हो कि यहाँ पे हमने जो है ना टेररिज्म को जो है ना डिस्करेज करना है, जड़ से उखाड़ना है, तो ये मसले विद इन नो टाइम हल हो सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ये मसला बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का विद इन नो टाइम हल हो सकता है सिर्फ इस सूरत में जब पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, सिक्योरिटी इदारे, पार्लियामेंटेरियन तमाम एक पेज के ऊपर होंगे। पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, ऑनरशिप की ज़रूरत है। और प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल हमारे पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा कि फौरी तौर पे पहले दिन वहाँ होना चाहिए था, सिक्योरिटी के इजलास की सदारत करते और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक जामे पैकेज की मंजूरी देते हैं। सेनेटर जमाल दीनी साहब, जाज़ेब जमाल दीनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम 10 तक की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।